हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे लेसन नंबर 10 अपना आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेसन नंबर 10 लगभग हमारा समाप्ति की ओर चल रहा है अब, ठीक है ना। और लेसन भी थोड़ा टिपिकल होता चला जा रहा है, लेकिन है टॉपिक एक दूसरे से संबंधित। अभी तक जितने भी हमने 9 भाग पढ़े, 9 के 9 भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित रहे हैं। आज का जो हमारा भाग है उन भागों से कुछ अलग हटके है, क्योंकि इस भाग में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पॉइंट आपके पास है, जिसकी डेफिनेशन आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर हमारी इस क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्लास 12 लेसन नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा भाग नंबर 10, लेसन भी 10 भाग भी 10, ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट तो रहा है, क्योंकि यदि आप पुराने पेपर उठा के देखें तो 2 साल छोड़ के 1 साल आपके पास ये सवाल पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में। और एक विशेषता और इस सवाल की है, विशेषता ये है जिस साल सीबीएसई बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है उसी साल राजस्थान बोर्ड में भी यही सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पिछले साल सीबीएसई बोर्ड से ऐसा कोई सवाल नहीं बना, एलसीआर परिपथ का बना है। तो यदि अपने पास इस साल इस लेसन से सवाल रहता है तो एक सवाल ये बनता है, और एक सवाल जस्ट इसके पहले वाली वीडियो जो हमने दी है आपको श्रेणी एलसीआर परिपथ, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन इस लेसन के एक अच्छे सवालों में से एक बनते हैं, जो अथवा में आपको इन दोनों में से एक सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक अपने पास है स्टूडेंट्स, श्रेणी अनुवादी परिपथ। पहले इसकी पूरी लैंग्वेज सुनो, क्या कहना चाहता है ये श्रेणी अनुवादी परिपथ। मतलब कि यह वही अवस्था है जब एलसीआर परिपथ में आपने xl बराबर xc रखा, ठीक है ना। ऐसे परिपथ में आपको अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति जैसे कि नाम से लगता है कुछ ऐसा कि जो आज हम पढ़ने जाएंगे कि एक ऐसी बिंदु जिनकी शक्ति आदि हो, अर्ध शक्ति बिंदु बनेगी, उनसे संबंधित जो आवृत्ति बनेगी वो शायद अर्ध शक्ति आवृत्ति होगी। वो तो अभी हम डिराइव करेंगे, तब पता लगेगा कहना क्या चाहता था ये, ठीक है ना। अभी हम टॉपिक का विश्लेषण कर रहे हैं। आगे के साथ बेंड चौड़ाई, चौड़ाई जो कि दूरी के रूप में होती है वो आपको यहां निकालनी रहेगी। अगला है आपके पास विशेषता गुणांक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है विशेषता बताने वाला गुणांक, जो कि एक स्थिरांक के रूप में अपने को शामिल रहता है। तो इसका मतलब है कि ये विशेषता गुणांक जो है वह एलसीआर परिपथ, क्योंकि अनुवादी परिपथ बोला है इसने, अनुवादी परिपथ होता है एलसीआर में, और एलसीआर में कब बनेगा, जब xl बराबर xc बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे परिपथ की विशेषता बताने वाला जो गुणांक होगा उसको हम यहां विशेषता गुणांक के रूप में ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास इस वीडियो का लास्ट भाग बनेगा, ठीक है। आज जो अपने पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्ति। पहले तो देखेंगे अपन अर्ध शक्ति बिंदु और उससे रिलेटेड आवृत्ति, और इसी में आप ज्ञात करेंगे बेंड चौड़ाई। कहने का मतलब है इस एक टॉपिक में आपको 3 टॉपिक मिल रहे हैं, मतलब एक के साथ 3, एक का 3 ऑफर आपके पास यहां बना हुआ है, जिसमें आप टॉपिक पढ़ रहे हो 1 और डेफिनेशन बनती है 3। क्या होगी, कैसे होगी, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझे और फिर लिखें। देखिए हमने कहा हमारे पास एक ग्राफ है, जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था, आवृत्ति के साथ धारा पर प्रभाव। ये तो है आवृत्ति अक्ष, और ये अक्ष हमने ली है धारा I, ठीक है ना। और ये मूल बिंदु 0 बन जाता है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि लिखना भी रहता है। हम हमारी वीडियो में जितना हो सकता है उतना तो लिख देते हैं, लेकिन संभावना नहीं होती कि हर पॉइंट को लिख दिया जाए। तो आपको जो पॉइंट लाइन अच्छी लगती है आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं समझते हुए, ठीक है ना। तो सुनो जरा पहले आप, हमने एक ग्राफ बनाया जो कि आवृत्ति F का धारा I के साथ संबंध है। धारा I से मतलब है यहां पर वर्ग माध्य मूल मान IRMS के रूप में,
ठीक है ना। हमने एक ग्राफ बनाया, जैसा कि ग्राफ अपने कल देखा भी था। तो इस ग्राफ में स्टूडेंट्स हमें कहते हैं, कल हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, ये ठीक है ना। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, और एक विशेष ऐसी आवृत्ति हमें प्राप्त होती है जहां धारा का मान अधिकतम हो जाता है, मतलब कि IRMS का जो मान होगा वो क्या बनेगा, आपके पास मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इससे संबंधित जो आवृत्ति बनती है उसे हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। ठीक, इसके पश्चात यदि हम धारा के मान में, या यूं कह दीजिए अब इसके पश्चात आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो धारा का मान घटना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से दोबारा से पूरा इस वक्र का विश्लेषण सुनिए। इससे संबंधित में एक सवाल आज अपनी क्लास में दूंगा भी सही आपको, जो आपको सोल्व करना है, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। देखिए, पहले अपन ने कहा कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता है, और एक विशेष आवृत्ति पर धारा का मान वर्ग माध्य मूल मान, धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान बनता है अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है। इसके संगत जो आवृत्ति बनेगी उसे कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, अनुनादी आवृत्ति। इसके पश्चात आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान घटने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो अपन ने कहा धारा IRMS का आवृत्ति के साथ संबंध। लिखना तो चाहिए आपको, कॉपी में लिखेंगे भी सही। आप कैसे लिखोगे, शॉर्ट में यूं कहेंगे आप, जब आवृत्ति F और वर्ग माध्य मूल मान IRMS में ग्राफ खींचा जाता है, तो इस ग्राफ में देखते हैं कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है, और एक विशेष आवृत्ति पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान अधिकतम हो जाता है। ऐसी आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसके पश्चात आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान घटता है। इस प्रकार से वक्र हमें प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां पर इस वक्र में दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं। यह दो बिंदु A और इसको आप नाम दे दीजिए B। ये तो बिंदु A हो गया, ये बिंदु B, जहां धारा अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना रह जाती है। ये दो ऐसे बिंदु है जहां धारा अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना रह जाती है। मतलब कि बिंदु A और B पर जो धारा का मान बनेगा वह अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। ऐसे बिंदु को अर्ध शक्ति बिंदु, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु। परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी कि जब धारा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां धारा अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना रह जाती है। ऐसे बिंदु को हम कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। ठीक है, इनसे संबंधित आवृत्ति अपन मान लेते हैं, जैसे कि ये आवृत्ति मान लीजिए F1 है और ये आवृत्ति मान लीजिए आप F2। ठीक है, F2 और F1 इनके मध्य की जो दूरी होती है F2 माइनस F1, ये आपके पास कहलाती है बैंड चौड़ाई। हो गई दो परिभाषा, हुई नहीं हुई, हो गई ना। सुन लो दोबारा से, अर्धशक्ति आप बिंदु किसे कहते हैं, अर्धशक्ति बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां धारा अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना रह जाती है। ऐसे बिंदु को अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं, तथा इससे संबंधित आवृत्ति को अर्धशक्ति आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और इनके मध्य की जो दूरी होगी उसे क्या कहोगे, बैंड चौड़ाई। हो गया अपना। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, अभी आपको यहां पर इसकी डेरिवेशन भी ज्ञात करनी है।
ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप, डेरिवेशन भी आपको यहां पर ज्ञात करनी है। मैं पहले आपको यहां पर अर्ध शक्ति बिंदु की परिभाषा बोर्ड पे लिख देता हूं, जिससे आप इस मान को लिख सकें, ठीक है ना। अर्ध शक्ति बिंदु वह बिंदु होता है, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन इसकी, अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति बिंदु वह बिंदु होता है, बिंदु वह बिंदु होता है जहां धारा अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना हो जाती है। ऐसे बिंदु को अर्ध शक्ति बिंदु, जिसको आपने लिखा है ए व बी कहते हैं, तथा इसके संगत आवृत्ति को अर्ध शक्ति आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति जिसको अपने लिखा है F1 व F2 कहा जाता है, ठीक है ना। तथा इनके मध्य की दूरी या अंतराल, इनके मध्य का अंतराल बेंड चौड़ाई, जिसको आपने लिखा है F2 माइनस F1 कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये सब वैल्यू हमने यहां पर नोट की है। अब हम अर्ध शक्ति आवृत्ति का मान क्या होगा, बेंड चौड़ाई का मान क्या बनेगा, इसको हम हमारी इस क्लास में ज्ञात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपन आवृत्ति बेंड चौड़ाई निकालने के लिए, आवृत्ति और बेंड चौड़ाई। तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके पास चल रही है और मैं किस तरह से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना ही रहेगा फिर, ठीक है ना। तो देखो इसका ध्यान दीजिए आप। तो हमने कहा बेंड आवृत्ति F1 व F2 पर धारा आपके पास किस तरह से बैलेंस रहती है, हमने कहा IRMS मैक्सिमम यह बराबर होती है IRMS मैक्सिमम और बटे किसके, √2। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि सर ये दोनों बराबर कैसे हुई, है ना, ये दोनों बराबर कैसे हुई। हमने क्या कहा, हमने कहा था कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है और जिसके दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां आवृत्ति अपने अधिकतम मान की क्या रह जाती है, 1/√2 गुना रह जाती है। इसका मतलब हो गया कि इनके मध्य का जो ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है ना, यह अति अल्प है, ज्यादा नहीं है। ये क्या है, अति अल्प है, जिसको हम लगभग या क्या कह सकते हैं, बराबर की स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो भाग आपके पास बना हुआ है ये LCR परिपथ के लिए है, जिसको आप लिख सकते हैं VRMS और बटे Z, ठीक है। ये अनुनादी अवस्था के लिए बात की जा रही है, इसलिए इसको लिखेंगे VRMS बटे R, क्योंकि I बराबर V बटे R। LCR परिपथ में हमने पढ़ा था I बराबर होता है V बटे Z, ठीक है ना। तो VRM बटे √2 भी है, आप √2 को भी यहां लिख दीजिए, ठीक है। VRMS कट जाएगा। आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है 1/Z, मतलब कि 1/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर 1/R√2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये रिमार्क था आपके पास, इसलिए अपने लाइन चेंज करके कलर पेन यहां यूज में ले लिया।
दोनों को उल्टा कर देते हैं और वर्ग भी कर देते हैं साथ के साथ। तो वर्ग किया आपने, तो इसका वर्ग करते हो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बनेगा। एक आर को पक्षांतर करके इधर ले जाओ तो आपके पास ये वैल्यू बनती है कितनी, एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर होगा आर स्क्वायर। करेक्ट है, क्योंकि जब एक आर स्क्वायर को तो लेके जाओगे तो 2 है यहां पे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचता है आर स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि एक्स एल बराबर होता है कितना, ओमेगा एल, व एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अतः अपने को मिलेगा फॉर्मूले के रूप में, यहां पर सॉरी स्टूडेंट्स स्क्वायर भी अपने पास, ठीक है ना, इसको अपने चेंज किया वर्गमूल लेके, तो अपने पास बनेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर होगा प्लस माइनस आर। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अंडर रूट लोगे ना तो 2 वैल्यू आपको प्राप्त होती है प्लस और माइनस के लिए। देखो इधर ध्यान से देखना, एक्स एल ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर होगा प्लस माइनस आर। समीकरण नंबर हम इसको दे देते हैं 1 नंबर। अब आप इस समीकरण को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और फिर लिखना। ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये तो एक इकलौता मान है, लेकिन इसके संगत आर के 2 मान आपको प्राप्त हो रहे हैं। कितने मान, 2 मान आपको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, कितने मान, 2 मान। 2 मान क्यों प्राप्त हो रहे हैं, मेरा सवाल यह है अभी आपसे। 2 मान इसलिए प्राप्त आपको हो रहे हैं क्योंकि आवृत्तियां 2 बनती है आपके पास, एक तो ए और एक बनती है बी। तो ये जो बिंदु आर के जो 2 मान आपको प्राप्त हो रहे हैं ना, वो एक मान तो बिंदु ए के लिए है और एक मान बिंदु बी के लिए है। तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि ए का मान कौन सा, प्लस वाला ए के लिए है या बी वाला प्लस के लिए है, या उल्टा बोल दीजिए कि माइनस वाला ए के लिए है या माइनस वाला बी के लिए है। कैसे पहचान होगी, देखो स्टूडेंट्स, इसकी पहचान करने का बहुत इजी मेथड मैं आपको बताता हूं। आप ये मानिए कि ये मध्य भाग में 0 है, बाईं ओर की जो संख्या होती है नेगेटिव और दाहिनी ओर की जो संख्या होती है पॉजिटिव। तो आर का जो मान नेगेटिव आ रहा है ना, वो ए बिंदु के लिए है, ठीक है ना, और जो मान पॉजिटिव आ रहा है वो बिंदु बी के लिए बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अतः अपने पास 2 इक्वेशन प्राप्त हो रही है। ओमेगा, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी नहीं रहे। ए बिंदु के लिए, ए बिंदु के लिए आपके पास बनेगा ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस के आर। इसको मैंने लिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से बी बिंदु के लिए आपके पास यह वैल्यू आएगी पॉजिटिव, जिसको आप लिखेंगे ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस के आर, समीकरण नंबर 3। अब जो भी केस आपको सोल्व करना है, जो भी कंडीशन आपको निकालनी है, वो आपके पास समीकरण 2 और 3 के आधार पर ही ज्ञात की जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। समीकरण 2 और 3 के आधार पर ही ज्ञात की जाएगी। देखो कैसे, सर्वप्रथम हमने समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को हल किया, ठीक है। 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, केवल यही भाग आपके पास 8 के रूप में लिखोगे तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी बराबर 0, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इसको ही अपन आगे ले लेते हैं। यहां पर आपको एल कॉमन मिलता है, आपने एल को कॉमन लिया, आपके पास बनेगा ओमेगा 1 माइनस प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन सी आपने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास बनता है 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2
इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सही है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे लेते हैं अपन इसको। तो अपने पास बनता है यहीं से L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 में बराबर के अदर साइड ले जाता हूं 1/c। एलसीएम भी ले लेते हैं इसका, ओमेगा 1 ओमेगा 2। आपके पास एलसीएम का जो मान होगा वो बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एक ही मान आपके पास बनता है। ठीक है, ये दोनों राशियां आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सही ना? ये दोनों वैल्यू क्योंकि अंश अंश में है, बराबर के अदर साइड है आपके पास, तो ये दोनों राशियों को आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। समझ आया? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? तो आपका कंडीशन क्या बनी? देखो इधर, इस सी का क्रॉस गुणा कर दो या इसको गुणा कर दो आप क्रॉस, तो ये तो हो गया ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर, ये कर चुका ओमेगा 1 ओमेगा 2 का क्रॉस कर दिया, एल को क्रॉस कर दिया, तो आपके पास क्या बना 1/L और सी। समीकरण नंबर इसको देते हैं नंबर 4। कितना लेते हैं? नंबर 4 के रूप में। अब देखो, सुनना ध्यान से दोबारा से, मैंने ये कहा अनुनाद में, अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ में कंडीशन क्या है? यदि आपके पास ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा r, जो कि क्या होती है? अनुनादी कोणीय आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा r स्क्वायर बराबर होगा 1/L/c, या ओमेगा r बराबर हो जाता है 1/√L और c। आपको प्राप्त होता है 1/√LC। इसको और चेंज कर सकते हो, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं क्योंकि काम आएगी अपने भी ये भी। इसको अपन नंबर ले लेते हैं, नंबर इसका 5 नंबर। ठीक है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ओमेगा r को लिखा जा सकता है 2πf, ये r के रूप में। ठीक है ना? तो आपके पास ये आवृत्ति क्या बनेगी, किस तरह से आप लिखेंगे, मैं ऊपर का मिटाता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इस मान को हमने रखा इस समीकरण में, तो इसलिए अपने पास बनता है 2πfr बराबर होगा 1/√LC, या आप लिख सकते हैं fr बराबर होगा 1/2π√L और c। ये स्टूडेंट्स आपको जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, ये आपके पास है समीकरण नंबर 6, जिसको आप कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ये आपके पास कहलाती है अनुनादी आवृत्ति। ध्यान रखो, ये कोणीय आवृत्ति है और ये अनुनादी आवृत्ति आपके पास है। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था बैंड चौड़ाई। ठीक है ना, मतलब F2 माइनस F1। अब अपन क्या करते हैं, दोबारा से लेते हैं समीकरण 2 और 3 को। अब हम कहते हैं यहां पर चेंज करते हुए, हमने कहा समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से, 3 में से 2 को घटाया, 3 में से 2 को घटा रहे हैं। देखो उधर ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2c माइनस पहले ये पद ओमेगा 1L, पहले बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह आपको बदल जाएगा, प्लस के 1/ओमेगा कितना होगा? ओमेगा 1 और c बराबर कितना? 2r। कैसे आया 2r? समझ गए? क्योंकि r माइनस और माइनस प्लस के r, 2r बन जाता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हमने इन दोनों को कंबाइन करते हुए l कॉमन लिया, आपके पास बनेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस के 1/c कॉमन लिया। ठीक है ना, यहां आपके पास आएगा एलसीएम के रूप में कितना आएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन लिया आपने। ठीक है,
तो आपके पास पॉइंट बनता है यहाँ पे, पहले मैं इसको अपोन में लिख देता हूं वरना फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। 1/ω2 माइनस के 1/ω1, एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ गई अपने को और कुछ नहीं। L ω2 माइनस ω1 माइनस के 1/c, आपने एलसीएम लिया ω1 ω2, ठीक है। यहां आपके पास एलसीएम आएगा ω1 माइनस के ω2 इक्वल टू 2r, ठीक है। कहीं बोर्ड पर एक इक्वेशन है जहां आपको लिखा हुआ है ω1 ω2 का मान, जो कि बनती है समीकरण नंबर 4। तो हमने समीकरण 4 से ये वर्क किया थोड़ा सा कि ω1 ω2 का मान रख दिया। साथ के साथ हमने एक और काम किया, क्या? हमने इसमें से माइनस इनको भी बाहर ले लिया। देखो L ω2 माइनस ω1 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस के हो गए 1/c, ये हो जाएगा ω2 माइनस ω1 और ω1 ω2 का मान है 1/LC इज इक्वल टू कितना? 2r, ठीक है ना। c से c कट जाता है, L बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 2L ω2 माइनस ω1 बराबर कितना? 2r। आपको बनेगा 2 से 2 कट जाता है तो आपको मिलेगा ω2 माइनस ω1 बराबर होगा r/L। इसको भी काम में ले सकते हो, ब्रैकेट बंद कर लो। समीकरण नंबर अपना बनता है नंबर 7, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़े। अब आप जानते हैं भली भांति, इसको मिटा लेते हैं, अपना इनका काम नहीं रहेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसको इक्वेशन को लेते हुए। तो अपने पास कंडीशन क्या बनेगी? देखो हम जानते हैं ω2 की जगह रखा 2πf2 माइनस 2πf1 बराबर होगा r/L। f2 माइनस f1 बराबर होगा, इसमें जो 2π कॉमन लिया आपने, इस तरह से देखो मेजर लिख देता हूं आपको, 2π कॉमन लिया, f2 माइनस f1 बराबर कितना? r/L। क्रॉस गुणा कर दो तो 1/2π और r/L, ये आपके पास आ जाती है बेंड चौड़ाई, समीकरण नंबर 8। कितनी आती है? समीकरण नंबर 8, जो आप यहां लिख सकते हैं कि यह जो आपका आंसर प्राप्त हुआ है, यह आपके पास बेंड चौड़ाई का आवश्यक सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम पढ़ते हैं विशेषता गुणांक पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं अपना नंबर 2 पॉइंट, जो कि विशेषता गुणांक है। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और ध्यान से लिखें। स्टूडेंट्स, अपने पास अभी तक हमने आवृत्ति और बेंच चौड़ाई दोनों के बारे में पढ़ लिया, दोनों के बारे में लिख लिया। ये न समझे कि सर आपने पॉइंट नंबर 2 डाल रखा है, एक पॉइंट कहां गया। ये दोनों पॉइंट अपने पास से कंटिन्यू में, ठीक है ना। अब अपने पास जो पॉइंट बन रहा है वो है विशेषता गुणांक। अब विशेषता गुणांक क्यों क्या होगा उसे अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने पास कंडीशन क्या होगी? कंडीशन अपने पास क्या है? विशेषता गुणांक किसे कहते हैं? तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफ में बोर्ड पे बना रहा हूं उसको ध्यान से सुने। देखो मैंने यहां क्या किया स्टूडेंट्स, धारा का आवृत्ति के साथ ग्राफ बनाया। ये धारा है आपके पास IRMS, ठीक है। ध्यान से सुने, मैंने एक वक्र बनाया कुछ इस तरह से, यह एक वक्र है, इसके लिए धारा का मान बनता है आपके पास यह, ओके। चलिए हम दूसरा वक्र बनाते हैं। तो दूसरा वक्र हमारे पास है कुछ इस तरह का, ये लो, हमारे पास धारा का मान इसके लिए बनता है यह, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा वक्र हमारे पास बनता है इस तरह का, ठीक है। आई बात समझ में? यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वक्र का परिवर्तन किस तरह से होगा, वक्र परिवर्तित किस प्रकार से बनेगा। तो अपने पास ये देखते हैं
कि मैंने इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन किया, ये देखो, ये मान लीजिए प्रतिरोध आपके पास है R1, ये प्रतिरोध बनता है R2 और ये प्रतिरोध बनता है R3। मैंने ये कहा आपसे कि आपके पास R3 का जो मान है वह ज्यादा है R2 से, R2 का जो मान है वो R1 से ज्यादा है, अर्थात R1 का जो मान है वो सबसे कम है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ा विशेषता गुणांक की रहा हूं, लेकिन ये एक सवाल रहता है आपके पास, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल भी आपका यही, 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया है। चित्र आपको बोर्ड पे दिया गया है और बोला गया है कि निम्न दिए गए चित्र में प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसा कि वक्र आपके पास बना हुआ है ना। यूं भी बोल सकता है अपने राजस्थान बोर्ड में ये कि विभिन्न प्रतिरोधों में से किसका मान, किसकी धारा के लिए मान, किसका धारा का मान अधिक होगा, तो कंडीशन क्या बनती है, देखो सुनिएगा ध्यान से। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जैसे अपन ने कहा यहां पे R3 का मान सबसे ज्यादा है, तो ध्यान दें R3 का जो मान है ना सबसे ज्यादा होने पर धारा का मान क्या है, कम बनता है। R2 कम है R3 की तुलना में, तो इसके लिए धारा का मान कुछ ज्यादा है, और R1 के लिए धारा का मान और अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, वक्र चपटा होता चला जाता है। देखो इधर R1 शीर्ष है, पीक बिंदु मिल रहा है, तीक्ष्ण है, इसको बोलते हैं तीक्ष्ण। यहां बेंच चौड़ाई कम बन रही है, यहां बेंच चौड़ाई और ज्यादा है, यहां और ज्यादा बन रही है आपके पास, है ना। तो अपन ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है वक्र चपटा होता चला जाता है, ठीक है, धारा का मान कम होता चला जाता है। कम प्रतिरोध वाले के लिए धारा का मान अधिक होता है, वक्र तीक्ष्ण बनता है। क्या बनता है, वक्र तीक्ष्ण बनता है। ये जो अनुनादी वक्र आपके पास बना, इस अनुनादी वक्र की जो व्याख्या जिस गुणांक के आधार पर की जाती है उसे ही विशेषता गुणांक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विशेषता गुणांक क्यू कहा जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता का मापन जिस गुणांक के आधार पर किया जाता है उसे विशेषता गुणांक क्यू कहते हैं। बोर्ड पे लिखता हूं मैं इसकी डेफिनेशन, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता का मापन जिस गुणांक के आधार पर किया जाता है, जिस गुणांक के आधार पर किया जाता है, किया जाता है उसे विशेषता गुणांक क्यू कहते हैं। विशेषता गुणांक क्यू कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जनरल शॉर्ट डेफिनेशन आपके पास इसकी बनती है। देखिए आप अनुनादी वक्र की जो तीक्ष्णता है, विशेषता गुणांक है क्यू, इसको निम्न 3 प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। इसकी 3 परिभाषाएं बनाई जा सकती है। नंबर 1, विशेषता गुणांक क्यू आपके पास जो बनेगा, विशेषता गुणांक क्यू बराबर आपके पास होगा अनुनादी कोणीय आवृत्ति बटे कोणीय आवृत्ति अंतराल। आपको ध्यान है हमने निकाला था ओमेगा आर बटे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आप इस रूप में इसको यहां पर लिख सकते हैं, है ना। आप इसको और हल करें तो ये फॉर्मूला आपको एक और रूप दे सकता है, मैंने यहां लगाया बीच में, आप इसको यू भी कह सकते हैं। क्यू बराबर होगा अनुनादी आवृत्ति बटे आपके पास बनता है बैंड चौड़ाई।
ठीक है। अनुनादी आवृत्ति को लिखते हैं एफ आर से, बैंड चौड़ाई आपके पास होती है F2 माइनस F1। अनुनादी आवृत्ति एफ आर का जो मान है अपने पास, वो फॉर्मूला अपने कल निकाला था 1/2 पाई अंडर रूट LC के रूप में, और F2 माइनस F1 का मान भी हमने कल ज्ञात किया था। तो उन मानों को रखकर भी यहां पर फॉर्मूला को बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान देना, मैं बनाता हूं फॉर्मूला। क्योंकि अपने पास F2 माइनस F1 जिसको हमने प्राप्त किया था, वो फॉर्मूला था R/2 पाई L, व FR जो कि अनुनादी आवृत्ति आपके पास बनती है, जिसको हमने लिखा था 1/2 पाई अंडर रूट L और C के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास बनेगा Q बराबर होगा, एफ आर का मान रखिए, एफ आर का मान आपने रखा 1/2 पाई अंडर रूट LC, और F2 माइनस F1 उल्टा करके लिख दो आप इसको, ये लीजिए 2 पाई L ऊपर चला जाएगा और बटे R आपके पास रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस आधार पर Q बराबर आपको बनेगा, ध्यान से देखें, 2 पाई से 2 पाई कट जाता है, नीचे आपके पास बनता है अंडर रूट L अंडर रूट C, लेकिन ऊपर पूरा L है, आधा L नीचे से ऊपर का L कट जाएगा, तो आपके पास बनेगा 1/R अंडर रूट L/C। ये आपके पास विशेषता गुणांक का एक और फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना। देखो, एक फॉर्मूला अपने पढ़ा, 2 फॉर्मूले, और ये तीसरा फॉर्मूला। मैं और फॉर्मूले के बारे में अपन बात करते हैं, जिसके आधार पर आप कह सकते हो, या करके लिखते चले जा रहा हूं मैं ये फॉर्मूले, या Q बराबर आप लिख सकते हैं, Q के रूप में आप कह सकते हैं अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय, 2 फॉर्मूले एक साथ इंक्लूड है यहां पे भी, धारितीय प्रतिघात और बटे, देखिए प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात जो होता है, इसको XL या XC के रूप में लिखा जाता है, और बटे आपके पास बनेगा प्रतिरोध। इस आधार पे ये भी 2 फॉर्मूला दे सकता है आपको, आप इसको लिख सकते हैं XL/R, या आप इसको लिख सकते हैं XC/R, R नीचे जरूर होगा। ठीक है ना। इस आधार पे आपके पास ये फॉर्मूला यू भी बनता है, Q बराबर होगा XL बराबर होता है ओमेगा L/R। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, या आप यू लिख सकते हो Q बराबर होगा 1/R ओमेगा C। ठीक है, ये आपके पास विशेषता गुणांक का एक और फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है। देखिए, एक फॉर्मूले से अपने पूरी डेरिवेशन प्राप्त करी, दूसरा फॉर्मूला ये है। एक और फॉर्मूला देखिए आप, जो कि आपका अंतिम फॉर्मूला बनता है Q, मतलब कि विशेषता गुणांक बराबर आपके पास होगा अनुनादी स्थिति में L या C पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर बटे R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये भी 2 फॉर्मूले दे रहा है आपको। आप चाहें तो VC/VR लिख दो, VC/VR को आप लिख सकते हैं IMXC/R, जो कि यही फॉर्मूला आपका बन जाता है। या आप इसको यू भी लिख सकते हैं, Q बराबर आपको बन रहा है VL/VR, या आपके पास बनेगा Q होगा IMXL/IMR, जो कि आपको देगा Q बराबर होगा XL/R। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला ये बना आपका। तो इसी आधार पर आप इसको यू भी लिख सकते थे, जैसा कि अपने लिखा है Q बराबर XC/R। देखिए कितने फॉर्मूले अपने देखे, जैसी आपको नीड होगी उस तरह का फॉर्मूला यहां पर आपको उपयोग में लेना होगा। ठीक है ना।
जैसे आपने फॉर्मूला लिखा है उसी रूप में आपको इसको याद करना है। फॉर्मूला इजी है, कठिन नहीं है। दोबारा देख लो एक बार इसको। अनुनादी आवृत्ति के आधार पर Q बराबर होगा XL/R। फॉर्मूला एक ही है, केवल मैंने उस प्रोसेस को चेंज करता रहा हूं, XL/R या XC/R। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी रूप से बने हुए हैं। केवल आपको देखो मोस्ट जो फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला एक तो आपको ये याद होना चाहिए, है ना, और एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो इसी से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, आप इसको आसानी से गेस कर सकते हो। लेकिन इसका याद रखिए आप, FR/F2 - F। अनुनादी आवृत्ति बटे बेंड चौड़ाई का जो अनुपात बनता है वो विशेषता गुणांक Q कहलाता है। देखिए Q का जो विशेष पॉइंट मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, यहां पर नोट के रूप में दो बातें बोर्ड पे लिखता हूं मैं आपको। इस साइड पर नोट लिखा हुआ है अपने पास। नोट नंबर 1 आपके पास कहता है, क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट, Q का जो मान होता है वह आपके पास सामान्यतया 1 से अधिक होता है। क्या होता है? Q का जो मान होगा वह हमेशा आपके पास क्या होगा, 1 से अधिक होगा। नंबर 2, Q का जो मात्रक है यह आपके पास मात्रकहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा। यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, Q का मान कितना होता है, तो आपका आंसर बनता था Q > 1। यह किस प्रकार की राशि है, यह मात्रकीय राशि होती है। देख लो, आप खुद बना लो, आवृत्ति बटे आवृत्ति आ रही है, कट जाएगा। यहां पर देखो आपके पास जो भी यूनिट बन रही है, कहा गया अपने पास ये रहा, जैसे VC/VR कट जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल होता है, कट जाता है, ये भी आपस में कैंसिल होता है, कट जाता है, ये भी आपके पास 1 से ओम बटे ओम कट जाता है। तो इस प्रकार से Q जो है विशेषता गुणांक अपने पास जो बन रहा है, यह आपके पास मात्रहीन और विमाहीन राशि अपने को देता है, जिसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि जो भौतिक राशि है विशेषता गुणांक Q, यह मात्रहीन और विमाहीन राशि बनेगी, जिसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां एक सवाल है कि विशेषता गुणांक Q का कार्य क्या है। देखिए, आपने देखा होगा जो रेडियो वगैरह होता है, टेलीविजन जो होती है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है, ट्यूनिंग जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि का उतार होना और ध्वनि का चढ़ाव होना, एकदम से साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक का तेज हो जाना, बैकग्राउंड म्यूजिक का स्लो हो जाना, वो डिपेंड करता है विशेषता गुणांक के आधार पर। मतलब ट्यूनिंग देने के लिए इस विशेष गुणांक की प्रक्रिया को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह अपनी आज की जो क्लास बनती है विशेषता गुणांक, ये टॉपिक आज अपना कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखते हुए जो बातें आपको बोली गई है उसको अधिक से अधिक देखते हुए, अपनी कॉपी में नोट करते हुए, जो क्वेश्चन आपको बोले गए हैं उन सब क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स।